ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सब लोगों का फेस्टिवल एंजॉयमेंट बहुत अच्छा रहा होगा एंड आई होप किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं किया होगा, तो दैट्स बेटर। ताकि पढ़ाई जो है वो हम पूरा दिन करते ही रहते हैं, 2 ही दिन होते हैं एंजॉयमेंट के, तो आपने आई होप अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। Now back to the work. Question number 7. Derive an expressions for the intensity at any point on the observation screen in Young's double slit experiment. अभी एक जो फिगर हम यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में देख रहे थे, उसको देखकर आप में से कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है ओ P1 P2 या तो P1 डैश P2 डैश, वहाँ पे इंटेंसिटी आपको कैसी दिख रही है? सेम है, अलग है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ऐसा है कि कांस्टेंट है? ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, अलग अलग दिख रहा है कि सेम दिख रहा है? याद करिए वो जो हमने एनिमेशन देखा था, वहां पे हमने कहा था इंटरफेरेंस के केस में जो पैटर्न बनता है उसका इंटेंसिटी सेम होता है। ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ सेंट्रल ब्राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ब्राइट। तो ध्यान से एक बात याद रखने का, लाइफ में नहीं होता है हर दुख के बाद सुख और हर सुख के बाद दुख, उसी तरह से यहाँ पे होता है ब्राइट के बाद डार्क और डार्क के बाद ब्राइट होता है। यहाँ इक्वली ब्राइट, इक्वली डार्क, इक्वली ब्राइट, इक्वली डार्क का मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पे ये जैसा ब्राइट दिख रहा है परफेक्ट वैसा ही ब्राइट यहाँ पे दिखेगा, परफेक्ट वैसा ब्राइट यहाँ पे दिखेगा। दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। ओके, तो वही चीज हमें यहाँ पे 7th क्वेश्चन से समझनी है, और उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन दैट्स कॉल्ड एज अ डेरिवेशन हमें करना है यहाँ पे। तो एक्सप्रेशन किसका निकालना है? तो क्या इंटेंसिटी का निकालना है। एनीवन रिमेंबर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड? जश, याद है Proportional to इंटेंसिटी? square of amplitude. वेरी गुड, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिएगा, आगे वाले 2-4 क्वेश्चंस में आपको छोटी छोटी जगह पे काम में आएगा, न्यूमेरिकल्स में काफी सारी जगह पे काम में आ सकता है। सो यू हैव टू जस्ट कीप इन द माइंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। चलो, वेव इक्वेशन का लिखने का कोई तरीका बताएगा? हमने लिखा था आई थिंक वेव के चैप्टर में, ऑसिलेशंस के चैप्टर्स में, तो उसके क्या क्या A मतलब? sin omega t plus phi. ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो मतलब बताइए, वाई क्या? Displacement of particle. वेरी गुड। उसके बाद ए क्या? amplitude. वाई दैट इज अ साइन? Sin is a periodic function. वेरी गुड। तो इंस्टेड ऑफ साइन आई कैन ऑल्सो टेक Cos. वेरी गुड। ओमेगा रिक्वायर कंसिडर एट Wave number. सॉरी, फिर से रिपीट करिए। Angular frequency. तो वेव नंबर क्या था? Lambda. लैम्बडा का क्या रिलेशन था? Omega equals to k equals to 2 pi by lambda. के क्या था? Wave vector. वेक्टर था। बहुत बढ़िया। ओके, तो ओमेगा का लैम्बडा के साथ रिलेशन क्या था? 2 pi c by 2 pi c by lambda. 2 pi f is equals to 2 pi by lambda. Okay, so it is just frequency 2 pi c by lambda जो आप कह रहे थे ना, ये 2 pi by lambda ओमेगा होता था कि वो t होता था? K. ये रहा। ओके, अब यहाँ पे 2 pi c by lambda ऐसा अभी आपने कहा, तो हमें पता है f इज इक्वल टू क्या रिलेशन है? c by lambda। अब ओमेगा और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन था वैसे? 2 pi upon t. Omega is 2 pi by t। ओके, तो ये रिलेशन जस्ट फॉर नॉलेज अपने को पता होनी चाहिए। t फॉर टाइम एंड phi फॉर phase. Phase difference. फेज डिफरेंस। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो 1 सेकेंड। हाँ, ओके, चलो। तो भाई मैं ये कह रहा था फाई जो है उसको हम फेज कहते हैं, राइट? चलो, अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना है। फेज के लिए हमने क्या एक लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था आपको, बस वाला एग्जांपल दिया था,
आप लोगों का एग्जाम्पल दिया था, तो आप लोग अलग अलग फेज में है कि सेम फेज में है? सेम फेज ओके, मेरा फेज आपसे आगे है कि पीछे है? आगे आगे हाँ, नाउ व्हाट, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेंगे या तो सपोज कर लेंगे। सपोज, वैसे फिजिक्स में काफ़ी सारी बातें ये सपोज से स्टार्ट होती है ताकि हमें कोई चीज़ों को डिराइव करना होता है। इट इज़ अबाउट द कॉमन सेंस कि जब भी आप कोई चीज़ को, कोई फॉर्मूला को, किसी को आप डिराइव करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो एज्यूम कर लेनी पड़ती है या तो सपोज कर लेनी पड़ती है कि मान लो कि ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। यस एंड रिमेंबर, ये मैंने बताया था। कोहेरेंट मतलब क्या? ओरिजिन सेम सेम हो टाइप दोनों का। यानी यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं जिसका ओरिजिन एक ही जैसा हो। ओके, दैट्स कंसीडर बेटर टू से जिसका सेम फेज हो। ओके, तो जो लाइट सिंगल स्लिट से पास हुआ, जैसे वो लाइट डबल स्लिट पे गया तो दोनों स्लिट के लिए जो सोर्स बन जाएगा वो दोनों स्लिट के वो कैसा बन जाएगा, दोनों स्लिट के लिए वो कोहेरेंट सोर्स बन जाएगा। ताकि अब वो दो अलग अलग जगह से लाइट निकल रहा है पर वो दो अलग अलग सोर्सेज नहीं है, सोर्स एक ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि जैसे ही लाइट को मैंने एक सिंगल स्लिट पे इंसिडेंट किया, वहां से वो लाइट स्प्लिट होकर दो स्लिट पे जा रहा है, तो दोनों स्लिट के लिए मैं S1 और S2 कह रहा हूं, तो दोनों स्लिट के लिए लाइट अलग तरीके से बेंडिंग चालू करेगा, पर दोनों स्लिट पे मैंने अलग अलग लाइट को इंसिडेंट नहीं किया हुआ है। अगर मैं दो अलग अलग बल्ब इंसिडेंट करता हूं तो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं कहा जा सकता है। सेम लाइक दैट कि अगर आप सेम बस में हो, अब बस में अगर आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो या मिडल में कहीं पे बैठे हो, तो क्या ऐसा होगा जो आगे बैठेगा वो जल्दी पहुंचेगा, पीछे बैठा है वो लास्ट पहुंचेगा? इट मीन्स बोथ, मतलब जो भी है वो एक ही बस में ट्रैवल कर रहा है, उसका मतलब सेम है कि दे आर इन द सेम फेज। ओके, दैट इज कॉल्ड एज समथिंग लाइक अ कोहेरेंट। ओके, तो कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 दोनों स्लिट से निकला एट अ पॉइंट P ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन एट एनी टाइम t गिवन बाय y1 a1 sin ओमेगा t। यहाँ पे कैपिटल ए की बजाय स्मॉल ए किया हुआ है। यहाँ पे उसने कहा है कि मान लो अभी वो जस्ट स्टार्ट हुआ तो जीरो फेज लिया, दूसरा जो है उसमें फाइव ऐड कर दिया, मतलब उसमें फाइव जितना फेज डिफरेंस ऐड हो गया। So A1, A2 are the amplitudes, phi is the constant phase difference between the two waves. सुपरपोजिशन करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना होता है? एक दूसरे पे इम्पोज करना। एक दूसरे को इम्पोज करना। उसको मैथमेटिकली कैसे हम समझेंगे? इक्वेशन सेटिस्फाई करना। नो, सुपर इम्पोज सबका सम टोटल करना। रिपीट। टोटल करना। हाँ, जब भी हम कहते हैं सुपर इम्पोज करना मतलब एक के ऊपर दूसरी वैल्यू का एडिशन करना। व्हेन वी से सुपर इम्पोज करना तो सिंपल सी बात अपने दिमाग में रखने का, सुपर इम्पोज करना मतलब सिंपल सी बात दोनों इक्वेशंस को सिर्फ एड ऑन करना होता है। So here I just going to add y1 plus y2 sin omega t plus sin omega t plus 5। अब इसके बाद ये कैसे आया वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हमें बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जिसको समझना हो, जैसे बायोलॉजी वाले हैं, अगर वो समझना चाहे तो ध्यान से देखते जाइएगा, एंड इफ इट्स पॉसिबल तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ से भी या तो आपके पास नोट्स हो वहाँ से भी अभी आपको लिखना है ड्यूरिंग दिस लेक्चर। ध्यान से देखिएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन a1 sin ओमेगा t, सो दिस वैल्यू एज इट इज a1 sin ओमेगा t, मतलब पहला स्टेप एज इट इज था। a2 sin ओमेगा t प्लस 5, जहाँ पे आपको यूज करना है sin a प्लस b का फॉर्मूला। तो हु विल हेल्प मी, sin a प्लस b का क्या होता है एक्सपांशन, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b cos b plus cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b। अब मान लो यहाँ पे एक a और एक b है, a यानी ओमेगा t समझो, b यानी फाई समझो। तो देखो sin और cos के साथ a और b एक बार आ गए, अब यहाँ sin के साथ ही आया तो यहाँ cos के साथ ही आ गया। So you can see that a2 है वो दोनों में कॉमन था, so you just keep add to a2 as it is, sin omega t cos phi।
अब साइन के साथ आएगा cos phi और cos के साथ आएगा ओमेगा टी। तो इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैथ्स वाले को आता है, बायोलॉजी वाले को ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए या तो याद रख लेना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। चलो आफ्टर दैट ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है। तो सबसे पहली बात, ये पहला स्टेप एज इट इज, इसमें से ये दो स्टेप बने। अब क्या करने का, तो क्या पहले और दूसरे में से साइन ओमेगा टी कॉमन निकालना है। तो a1 आ गया, a2 cos phi बचेगा, साइन ओमेगा टी आ गया, a2 sin phi cos ओमेगा टी, ऐसा हो गया। मतलब यहाँ से पहला एज इट इज, दूसरे वाले से सेकंड थर्ड बना, और फर्स्ट सेकंड्स का कॉमन और थर्ड वाला एज इट इज बना। यहाँ तक अगर हम पहुंच गए हैं तो ये एक एजम्पशन या तो पुट, यानी ऐसा हमें ले लेना है कि ये जो पहला ब्रैकेट है जिसमें आप ऐसा कह दो cos phi वाला है या तो phi वाला है, sin ओमेगा टी वाले को अलग कर दिया। तो ये पूरे के पूरे स्टेप की बजाय मैं a cos थीटा लिख रहा हूं। यहाँ पे मैं cos ओमेगा टी को हटाकर बाकी जो बचता है दैट इज a2 sin phi, उसको हटाकर मैं a sin थीटा ले रहा हूं। आई रिक्वेस्ट अगेन कि मैं यहाँ पे ये कहाँ से आया ऐसा नहीं है, ऐसा ले लेना है, ऐसा मैं कह रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर मैं आपको अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो मैंने आपसे लिस्ट नहीं मंगवाया था कि चलो बताइए कौन क्या क्या खाएगा। अगर आप मेरे घर पे आते हो तो आपको क्या खाना पड़ेगा, जो खाना मैं ऑफर कर रहा हूँ वही खाना आपको खाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो यहाँ पे a1 प्लस a2 cos phi है, उसकी जगह पे a cos थीटा मैं ले रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट हियर बिकॉज आई वांट द फॉर्मूला। आफ्टर दैट मुझे थीटा और ओमेगा टी के टर्म में मिल जाएगा। और यहाँ पे ये 1 और 2 है, उससे भी हमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल सकता है। तो देखो ये कैपिटल ए आ गया, a cos थीटा sin ओमेगा टी, a sin थीटा cos ओमेगा टी। तो क्या ये फिर से ऐसा दिख रहा है, sin a cos b cos a sin b जैसा कुछ कुछ, पर यहाँ पे a और b चेंज हो गया। तो y का इक्वेशन हो जाता है a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये वेव इक्वेशन जो आपने बोला था काफी हद तक ऐसा ही हो गया। y y आ गया, a आ गया, sin sin आ गया, ओमेगा ओमेगा टी आ गया, यहाँ पे phi बोला, यहाँ पे थीटा आ गया। पर यहाँ पे cos थीटा या तो a cos थीटा हमने किसी को एक वैल्यू की जगह पे हमने एज्यूम किया हुआ है। तो फिजिक्स के काफी सारे डेरिवेशंस जो है वो एजम्पशंस पे चलते हैं, तो हमें उसके ऊपर ध्यान रखने का। ओके, जिस चीज की वीडियो ऑफ रहते हो या तो फटाफट ऑन कर लेने का या तो क्लास को लीव कर देने का, ठीक है, पर वीडियो ऑफ नहीं रखने का। ओके, एक दो मोमेंट मतलब मिनट के लिए ठीक है अगर आपको कोई काम है तो, पर ड्यूरिंग लेक्चर वैसे कोई काम ही नहीं होना चाहिए। ओके, अब ऐसा तो होता नहीं कि आप क्लास में बैठे हो तो 1 मिनट सर मैं आया ऐसे करके आप निकल तो नहीं जाते हो कहीं पे। ओके, तो खाना पीना जो भी काम हो, ओके, घर पे कोई आता है या वगैरह 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 वगैरह, उससे आपके लेक्चर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा मुझे एक इक्वेशन मिला। एंड आई होप मैथ्स हो चाहे बायोलॉजी हो, सबको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ऋषि समझ में आया मेरे भाई? हाँ सर, खबर पड़ी। क्या बात है, क्या बात है। अब देखो इसको एग्जाम के लिए तुझे लर्न करना हो ना, तो इसको आज के आज तुझे 2 से 3 बार लिखना पड़ेगा। तो ये बड़ा डेरिवेशन है, आराम से दिमाग में रहेगा। अदरवाइज तू महीने के बाद आएगा, अरे सर ये 10th चैप्टर तो कैसा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ओके, ऐसा हर साल होता है, इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा 10th का मैथ्स। टू डिटरमाइन कैपिटल ए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द साइड्स, ताकि एक साइड कैपिटल ए साइन थीटा था, एक साइड कैपिटल ए कॉस थीटा था। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से क्या फायदा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो देखो a1 प्लस स्मॉल a2 cos phi होल स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi, मतलब ये इसका एग्जम्पशन मतलब इक्वल वैल्यू है, ये इसका इक्वल वैल्यू है। अब देखिएगा यहाँ से दिस इज समथिंग अगेन लाइक x प्लस वाई होल स्क्वायर, ऐसा ही था ना। तो देखो इन दोनों को ऐड किया, कैपिटल ए स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया।
अब यहाँ से ये स्टेप कैसे आया, चलो कौन बताएगा। यहाँ से ये स्टेप नहीं सोचना है अपने को, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो सोचना है। सो दोज वर इंटरेस्टेड, हाँ बोलते जाइए आदित्य। एक्सपांड किया पहले फॉर्मूला से, a वेरी प्लस बी गुड, होल हाँ स्क्वायर। बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 cos थीटा। एक मिनट, हाँ भाई तू जल्दी जल्दी बोल रहा है, मेरे इतना स्पीड नहीं है। 2a1 a2 cos cos थीटा cos फाइव बरोबर। cos। हाँ, ताकि यहाँ पे थीटा और फाई अलग अलग है। हाँ, और इसके बाद a2 a2 स्क्वायर स्क्वायर sin साइन स्क्वायर स्क्वायर 5 फाई sin। लिखना पड़ेगा। हाँ, चलो अब क्या करेंगे। अब a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 और a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5 को एक तरफ, मतलब 1 हो जाएगा। हाँ, तो पहला स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप के लिए a2 स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 हो गया। 2a1 a2 cos 5 हो गया। मतलब फिर से एक स्टेप अगर आप लिख देते तो अपने को पता चल जाता कि ये क्या किया। अच्छा, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 भी क्या हो जाता है, 1। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का वैल्यू बन गया, हाँ या ना, बरोबर। अब इस बातों को याद रखने का, देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब यहाँ से बातों के लिए जस्ट ट्राई टू बी अलर्ट। अपने आगे पीछे ऊपर नीचे कौन क्या कर रहा है कुछ मत देखो, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो। ओके, जितना आप यहाँ पे फोकस करेंगे उतना आपको सही तरीके से समझ में आएगा। सो डोंट डू एनीथिंग एंड जस्ट ऑब्जर्व हियर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का तो स्क्वायर है ही ना, कैपिटल ए स्क्वायर, तो उसकी जगह पे मैं सीधा आई लिख दूँ। ओके, यहाँ पे उसने ऐसा कहा था कि एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, तो के सब के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पर यहाँ पे क्या करना था, तो कि इंटेंसिटी आई इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर था। ओके, तो आई वन इक्वल्स टू के ए वन स्क्वायर था, ए टू स्क्वायर था। तो अगर मैं इसमें से ए वन सब्जेक्ट बनाता, ओके, या तो उसके रिलेशंस के टर्म में लेता, तो इसलिए यहाँ पे रूट के ए वन और रूट के ए टू ऐसा लिखा था कि इसके साथ के, इस टर्म में के, और हर एक टर्म में के अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मैं चाहता हूं कि मैं a1 और a2 दोनों के साथ कुछ कुछ मल्टीप्लाई करूं, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट के मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पहली टर्म का के, ये दूसरी टर्म का के, और ये दोनों मिलाकर तीसरी टर्म का के, और इधर भी के था। तो जस्ट यहाँ पे के लिखना एक सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं निकालना है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड कहता हूँ तो ए स्क्वायर की जगह पे आई, ए वन स्क्वायर की जगह पे स्मॉल आई मीन्स आई वन, ए टू स्क्वायर की जगह पे आई टू, और टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को अपने दिमाग के अंदर बहुत अच्छी तरह से फिक्स कर देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर. It is about intensity formula for the interference. I is equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi formula. ठीक है, अब ये जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपको सबसे ज्यादा मजा है वो आ सकता है। क्लियर एवरीवन? ओके, ये एक्सपेंशन अगर लिख लिया तो अच्छा है, अदरवाइज जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, या तो आपको लिख लेना चाहिए। वैसे ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसमें अपने को पता ना चले। हाँ, अगर ध्यान थोड़ा इधर उधर हो तो शायद मिस आउट हो सकता है, अदरवाइज आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। चलो, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, वहां से हमारी बात थोड़ी और आगे बढ़ेगी। मतलब हम जितना सोचते उतना ये इजीली खत्म नहीं होता है। और यहाँ पे ऐसा है कि ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, ये दो तीन क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशंस है वो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ तक पूछा जाए, डिराइव इंटेंसिटी फॉर्मूला आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। दूसरा ये है कि आपको ऐसा दिया जाए कि ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, डिराइव द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस और डिराइव द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। चलो, आप में से कोई बताएगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का क्या सिग्निफिकेंस है? कंस्ट्रक्टिव पे डबल एम्पलीट्यूड हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव पे 0 हो जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे ये बहुत ही काम की चीज है कि यहाँ पे जो कॉस लिखा है ना, वो कॉस ही सब कुछ खेल खेलने वाला है।
तो कंस्ट्रक्टिव में कॉस का वैल्यू कैसा होना चाहिए? 1। तो कॉस 1 कहाँ कहाँ पे होता है? 0 पे, 0 पे, और 2n पाई पे होगा, 2n पाई पे होगा। वन तो कॉस पाई तो क्या होता है? -1। हाँ, बट 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, हर 2n पाई मतलब हर 2 पाई वैल्यू के मल्टीप्लिकेशंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा। तो ये फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना, वो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, अभी भी ये पूरा कंसंट्रेशन रखेगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ताकि अगर आपका ये क्वेश्चन अच्छा, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा काम आसान हो जाएगा। This equation gives the total intensity at a point where the phase difference is phi. Here I1 and I2 are the intensities which the two individual sources produce on their own. यहाँ पे टू इंडिविजुअल का मतलब हमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं लेना है कि दो अलग अलग बल्ब है। ओके, एक ही बल्ब था, एक स्लिट से पास होकर वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो भी हम उसको दो इंडिविजुअल सोर्सेज ही मान रहे हैं। पर ऐसे दो इंडिविजुअल सोर्स दैट वी कॉल्ड एज ए सेम फेज। ओके, वो एक ही फेज से जा रहा है। मतलब अगर आप एक ही बस से ट्रैवल कर रहे हो तो क्या ऐसा होता है कि सीट एक ही लेनी होती है, उसके ऊपर सब लोग बैठते हैं? ओके, मतलब क्या, तो क्या अगर आप कोई बस में, कोई प्लेन, कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो, ओके, यू आर डूइंग ट्रैवलिंग एट अ सेम टाइम इन अ सेम व्हीकल, ओके, पर वहां पे टिकट्स जो है वो सीट वाइज होती है। ओके, अगर आप एक टिकट लेते हो, ऐसा कहते हो कि बस अब बस में कोई नहीं चढ़ेगा, मैं अकेला ही जाऊंगा, तो दैट इज नॉट फेयर। हाँ, अगर बस का कैपेसिटी 34 का है, आप अकेले ही जाने वाले हो, और अगर आपने 34 टिकट्स परचेस किया हुआ है, देन यू हैव अ राइट। तो आप कह सकते हो कि ये जितनी भी सीट्स है वो सब मैंने बुक किए हुए हैं, तो अब यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझना है हमें कि यहाँ पे I1 I2 इंटेंसिटी विच द टू डिफरेंट सोर्सेज या तो इंडिविजुअल सोर्सेज, इसका मतलब यहाँ पे हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लेना है कि दो अलग अलग बल्ब थे। नो, बल्ब या तो सोर्स एक ही था, उसमें से जो लाइट निकला वो दो अलग अलग स्लीट के ऊपर इंसिडेंट हुआ, और जिस वजह से वहां पे दो सोर्सेज जैसा इफेक्ट देखने को मिला। And the total intensity also contains a third term. It is called interference term. अगर आपके पास अपना कॉपी हो, फिजिकल कॉपी हो, तो प्लीज अंडरलाइन दिस वन, इंटरफियरेंस टर्म। अगर मान लो आपके पास अपना कॉपी नहीं है या तो नहीं लेते हो तो इट्स ओके। ओके, तो अपनी नोटबुक में अंडरलाइन कर देने का 2 under I1 I2 cos phi, it's called as a interference term. ओके, तो यहाँ तक फर्स्ट हाफ इसका क्लियर हुआ। अब दो कंडीशंस को हम डिराइव करेंगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव का टर्म, एक होगा डिस्ट्रक्टिव का टर्म। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का बेसिक मतलब समझिएगा, ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आप कंपैरिजन से याद कर सकते हैं। कि अगर मान लो हम दो लोगों की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल राम एंड रावण, अगर मैंने कहा राम अच्छा है, तो बाय डिफॉल्ट बताने की जरूरत नहीं कि रावण कैसा है, बुरा है। ओके, अगर मान लो हम बात ऐसी करते कि एक्स एंड वाई, अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि एक्स इज मोर क्लेवर, तो बाय डिफॉल्ट वाई लेस क्लेवर। मतलब क्या, अगर मान लो हम फिर से बात करते हैं कि एक्स का स्किन फेयर है, तो वाई का अपने आप हमें कैसा समझ लेना है, डार्क है। ओके, मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे एक का आइडिया आएगा तो दूसरे का आइडिया अपने आप आ जाएगा। तो आप कोई एक पॉइंट समझिए, कोई एक पार्ट प्रिपेयर करिए, दूसरा पार्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, और वो भी अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, जैसे आप कोई भी दो चीजें लर्न करने वाले होते हो, तो कभी कभार दो हो तो दो को लर्न नहीं करना होता है, कोई एक ही लर्न करो, दूसरा अपने आप पैरेलल प्रिपेयर हो जाता है, अगर आपने कभी ऐसा प्रिपेयर किया हो तो। ओके, अब यहाँ पे इट्स ऑल्सो लाइक दैट कि घर में अगर आप दो है, आप या आपका भाई या बहन, अगर घर में कोई दो चीज आई है, अगर आपके भाई या बहन ने एक चीज ले ली, तो डेफिनेटली दूसरी चीज किसको ले लेनी है, आपको ही ले लेनी है। इट्स ऑब्वियस।
ओके, वहां पे अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, द इंटेंसिटी एट पी पॉइंट दैट विल बी मैक्सिमम। तो फर्स्ट कंडीशन इज अबाउट मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन होता है? तो क्या कॉस। तो क्या कॉस मैक्सिमम कब होता है? तो क्या 1 पे। तो ये 1 कब बनेगा? तो क्या 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे ये 1 बनेगा। अब यहाँ से थोड़ा 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 सीक्वेंस को समझते जाइएगा और मजे लेते जाइएगा। फेज डिफरेंस 2 पाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा। अब इस बात को समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा, तो क्या मैं इसको एक वेव कह सकता हूँ, हाँ या ना? ओके, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है उसको कितना डिस्टेंस कहा जाएगा? π/2। इसको पाई। यहाँ पे 3π/2। और ये 2 पाई। तो अगर मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो क्या हम कहेंगे 2 पाई जितना। क्या 2 पाई जितने डिस्टेंस को ही एक वेव कहा जाएगा, हाँ या ना? हाँ। तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये 2 पाई इट इज कंसिडर्ड एज अ फेज डिफरेंस। जब पाई का मतलब है तो फेज याद रखना है। और वेव लेंथ, जब भी हम यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं तो पाथ वर्ड यूज करना होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है, सिंस अ फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई कॉरस्पॉन्ड टू द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा, यानी लैम्बडा जितना डिस्टेंस हो तो आप 2 पाई जितना फेज समझिए। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि कोई पाई जितना डिस्टेंस है तो क्या होगा? तो क्या इट्स समथिंग लाइक दैट, वो रेशियो लेना आता होगा। लैम्बडा लेंथ इज इक्वल्स टू 2 पाई फेज डिफरेंस, देन p इज अ समथिंग, कोई भी एक डिस्टेंस है तो p यानी कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई p बाय लैम्बडा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कुछ। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो कि मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे हो सकता है? तो क्या एंगल है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, उसके मल्टीपल की बात आएंगी। ठीक है, 2 पाई p बाय लैम्बडा, 0, 2 पाई, 4 पाई वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें से मैं अगर p को सब्जेक्ट बना दूं तो देखो, तो p को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? लैम्बडा मल्टीप्लिकेशन में, 2 पाई डिनोमिनेटर में। ऐसा मैं सोचूं तो क्या सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ that will be 0 lambda 2 lambda 3 lambda, in short n lambda। कोई ऐसा होता है कि जिसको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, तो आई जस्ट गिव अ सिंपलेस्ट आइडिया। फेज वर्ड तब आता है तो कि 0, 2 पाई, 4 पाई इज इक्वल टू, इसका जनरलाइज पॉइंट क्या बन जाएगा? 2n पाई, ताकि वर्ड फेज आया। अब लेंथ पाथ की अगर मैं बात करूं तो कब कब एक वेव कंप्लीट होगा ऐसा कहा जाएगा? तो क्या कुछ स्टार्ट ही नहीं होता, दैट्स अ 0, देन लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। देखो अगर इधर है लैम्बडा तो क्या है, इधर 2 पाई है, 2 लैम्बडा यानी कितना डिस्टेंस होगा? 4 पाई होगा। यहाँ पे 3 लैम्बडा है तो कितना होगा? 6 पाई। सिंपल सी बात। तो देखो यहाँ पे 2n पाई है, इसमें से 2 और पाई हटा दो तो लिख सकते हैं लैम्बडा। तो 2n पाई जहां पे वर्ड हम कहते हैं फेज वर्ड, दैट इज अ पाई। पाथ यानी लैम्बडा। इन दो चीजों को याद रखना है। whenever we say that's a common phase difference, in the case of a constructive, that is a 2n pi, path difference that is a n lambda। और इस बात को बहुत ही पेशेंटली आपको समझना पड़ेगा, ताकि आगे भी डिफ्रैक्शन में भी थोड़ा बहुत ऐसा आएगा, उसमें एक माइनर सा हल्का सा डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा उस टाइम पे, पर अच्छे तरह से पहले इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, resultant intensity at point is a maximum, ताकि cos 0, 2 pi, 4 pi पे maximum है। When the phase difference between the two superposing waves is an even multiple of pi, or a path difference is an integral multiple of lambda। Okay, मतलब लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा कितना भी लैम्बडा हो तो वो क्या होता जाएगा? मैक्सिमम देता जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पे बताया है वेव्स इन एन इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल यानी यहाँ पे वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सुपरपोजिशन वेव इज एन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, या तो इवन मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ 2 पाई यानी इसका मतलब सेम बनेगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई जैसा। तो जब n इक्वल टू 0 हो तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा, n इक्वल टू 1
तो यहाँ पे आप 1 ले लो तो 2 पाई बन गया, यहाँ पे लैम्बडा, यहाँ पे n लैम्बडा n इक्वल टू 2 ले लो तो बन जाएगा 2 लैम्बडा या तो बन जाएगा 4 पाई। तो उसी तरह से ये हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। ओके, ये जो फिगर है वो फिगर हमें टॉप व्यू जो है वो देने का ट्राई कर रहा है कि इस तरह से आपको n इक्वल टू 0 पे, n इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे आपको ऐसा बैंडिंग है वो देखने को मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। अब यहाँ से कंपैरिजंस में करता जाता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। इसकी फर्स्ट लाइन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी मैक्सिमम, तो देखो यहाँ पे आ गया एट P दैट विल बी मिनिमम। अब यहाँ पे जीरो नहीं करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी जीरो नहीं कर देनी। जीरो हो गया तो क्या होगा पता है? बीच में रहेगा। नो, cos 0 1 होता है, पर cos 90 क्या होता है? 0 0 होता है। उसका मतलब ये कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन अगर आ जाता है, अगर cos 90 ले लिया, cos 0 हो गया, अगर cos 0 हो गया तो व्हाट इज इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी? ताकि जो इंटेंसिटी का टर्म था ना 2√i1i2 cos phi, अगर cos 0 ले लिया तो पूरा का पूरा वो टर्म क्या हो जाएगा? 0। अगर वो पूरा का पूरा टर्म हो गया तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? i1 + i2, टोटल इंटेंसिटी i1 + i2। पर वो जो टर्म 0 हो जाता है तो वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे तो हमें कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू मैक्सिमम बताता था, अब हम यहाँ पे मिनिमम बताएंगे। cos phi 1 होता था, cos phi -1 होता है, तो cos phi -1 कहाँ कहाँ पे होता है? तो सबसे सिंपल सी बात, 0 और 2 पाई का हाफ कितना होता है? मतलब उसका मिडिल वैल्यू आ गया पहला। 2 पाई और 4 पाई का मिडिल वैल्यू 3 पाई, 4 पाई के बाद इधर क्या आता? 6 पाई, तो 4 पाई और 6 पाई का मिडिल वैल्यू 5 पाई। इतना क्लियर? अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस? लैम्बडा। जब मैं ये पूछता हूं मेरे दोस्त तो आपको आंसर फेज डिफरेंस पूछा जाए तो पाई के टर्म में, और पाथ लेंथ पूछा जाए तो लैम्बडा के टर्म में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस? 2 पाई। What is the distance between two consecutive dark fringes? 2 पाई। Understand? Now, what is the distance between dark and bright? पाई। ये बात समझ में? Same here. What is the distance between two consecutive bright fringes? लैम्बडा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? लैम्बडा। हाँ, but what will be the distance between two? I mean, consecutive bright and dark fringes? लैम्बडा/2। हाँ, अब उस चीज को दिमाग में अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फिट करना है आप लोगों को। और वो फिट होता है जब हम उन चीजों को 2 से 3 बार लिखते हैं। फिट करना मतलब ये कोई स्क्रू तो है नहीं जिससे दिमाग में ऐसे हमने डाला और फिट कर दिया। यहाँ पे फिट करने का मतलब होता है उसको अच्छी तरह से सोचकर दिमाग में सेट कर देना कि यार ये मेरे रिक्वायरमेंट है तो मैं ऐसा ही करूँगा तो ही मुझे उसका आंसर मिलेगा। चलो, तो देखिए आ गया पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। अब वहाँ पे आपने कहा था 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, तो लैम्बडा और 0 के बीच का वैल्यू क्या? लैम्बडा/2। 2 लैम्बडा और 4 लैम्बडा के बीच का वैल्यू क्या? सॉरी, 2 लैम्बडा के बीच का वैल्यू क्या? 3 लैम्बडा/2। यानी लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा जो भी था, इट्स समथिंग लाइक दैट, हाफ, 1.5, 2.5, 3.5। देखो यह है हाफ। ये क्या समझा जाएगा? 1.5 लैम्बडा। 1.5। ये क्या समझा जाएगा? 2.5 लैम्बडा। तो ये उसका जनरलाइज पॉइंट बन जाता है 2n-1 लैम्बडा/2। क्लियर? अब मैं यहाँ पे बहुत ही काम का पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। ओके, वो आप लोग भी लिख दीजिएगा। मुझे यहाँ n क्या लेना चाहिए?
ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मुझे यहाँ पे n कहाँ से लेना चाहिए? 1। पक्का? नेचुरल नंबर। पक्का? हाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, बरोबर। पर अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि ये कंडीशन में 2n + 1 λ/2 लेता और n 0 से स्टार्ट करता, तो देखो तो क्या होता पहला आंसर? π/2। सेम रहता। n = 1 लेता तो क्या होता? 3π/2। 3 λ/2, नॉट ए पाई, बरोबर। 2 5 λ/2। 5 λ/2। तो ये चलेगा? हाँ यस सर। चलेगा। नहीं चलेगा, ताकि आपका मैथ्स, आपका लॉजिक कहता है कि चलेगा, पर फिजिक्स कहता है कि नहीं चलेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगा? दिख तो रहा है 0 से स्टार्ट करना हुआ ना। पर अगर मैं n = 0 कहता तो वो पोजीशन हो जाती दैट इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। आई रिपीट, n = 0 में कहता ना तो कहाँ से समझा जाता? सेंटर पे समझा जाता। n = 0 है ना, उसको हम सेंटर पे कहते हैं, और सेंटर पे डार्क नहीं होता है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब जहां पे इंटेंसिटी कैसा हो भाई? 0। मिनिमम। ओके, और n = 0 अगर मैं ले लिया तो n = 0 भी कहाँ पे कहा जाता है? सेंट्रल ब्राइट पे कहा जाता है। अगर मैं n = 0 ले लेता हूं तो उसका मतलब सेंटर की पोजीशन है, और सेंटर की पोजीशन जो है वहां इंटेंसिटी मिनिमम नहीं है, वहां इंटेंसिटी कैसा है? मैक्सिमम है। So some students have the question कि 2n - 1 या 2n + 1 λ/2 ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत गहरा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे 110% राइट है। ओके, पर मैथ्स के लिए 0 से लो या 1 से लो शायद कोई मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर करता है। ताकि यहाँ पे n = 0 का मतलब होता है सेंटर, और यहाँ पे n = 1 का मतलब होता है फर्स्ट फ्रिंज। ओके, और ये जो फिनोमेना है वो सेंट्रल ब्राइट के बाद की स्टार्ट होने वाली होती है, इसलिए ये दिमाग में नहीं होना चाहिए। ताकि काफी बार ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लॉजिकली सोच लेते हैं कि यार मुझे तो अल्टीमेटली λ/2 ही चाहिए ना, तो मैं एक काम करता हूँ 2n - 1 की बजाय 2n + 1 ले लेता हूँ और n का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। बट द टेक्निकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसके केस में n 0 से स्टार्ट नहीं होता है। इंटरफियरेंस के केस की मैं बात कर रहा था। Hence, the resultant intensity at a point is a minimum when the phase difference between the two superposing wave is an odd multiple of pi. Path difference is an odd multiple of λ/2, and this is called as a destructive interference condition. Okay, अच्छी तरह से पूरा क्वेश्चन आपको समझना है। अब वो समझा हो तो ही एक क्वेश्चन में चल सकता है। What do you mean by coherent and incoherent sources of light? कोहेरेंट यानी फिर से समझ ले, सेम फेज होना, कांस्टेंट फेज होना। इनकोहेरेंट मतलब सब कुछ अलग अलग होना। Why are coherent sources required to produce the interference of light? Can two independent light source be coherent? Something like that. कि दो अलग अलग बसेस में ट्रैवल करने वाले लोग क्या एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, कोई आगे और कोई पीछे रहेगा ही रहेगा। ओके, वी कांट से दैट इट्स लाइक दोनों एक जगह पे एक साथ पहुंचे जहां ऐसे कर, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, अब उसका रीजन जो है वो यहाँ पे बताया जाएगा। अगेन इट इज अ लिटिल बिट टेक्निकल पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में वहां पे प्लीज पूछिएगा। तो यहाँ पे बताया गया कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट का क्या डिफरेंस है। Two sources of light which continuously emit light waves of same frequency or a wavelength with the zero or constant phase difference between them are called the coherent sources. यहाँ पे बैठे वाले सभी स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड में है। ओके, अगर मान लो कोई लेट स्कूल में अपियर हो रहा है या तो पहले अपियर हो गया था, तो आपका एज थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है शायद, बट सब लोग 12th स्टैंडर्ड में है तो पढ़ाई को लेकर आप सबका फेज कैसा है? सेम। ओके, आज से 3 साल के बाद
अगर आप ऐसा कोई कोर्स ऑप्ट कर रहे हो तो ज़्यादातर किस्सों में आज से 3 साल के बाद आप सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो जितने भी लोग इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल के बाद वो सब लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे। 6 साल के बाद उसका पोस्ट ग्रेजुएशन भी खत्म हो जाएगा। 8 साल के बाद उसकी कोई जॉब भी स्टार्ट हो चुकी होगी। बट देर आर सम डिफरेंसेस, कोई अलग काम करेगा, कोई अलग काम करेगा, बट डेफिनेटली वी कंसिडर दे आर इन द सेम फेज। अब यहाँ पे जो अभी पढ़ाए हुए है टर्म, ओके, जिसको हमने इंटरफेरेंस टर्म कहा था, ध्यान से सुनिएगा। ये चैप्टर सच में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है, बट हाँ थोड़ी थोड़ी टेक्निकल टर्म का सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा बताया, टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 and I2 and the phase differences phi meet at a point, the resultant intensity is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. This term is known as a interference term, ये हमने समझा था। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, इफ cos phi remains constant with the time, मतलब टाइम चेंज होता गया but the cos phi value remains as it is, so the total intensity that will be constant and intensity will be maximum। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग इंटेंसिटी की जो रूट है, रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, तो देखो तो ये और ये एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात, एक ही बात, x प्लस वाई होल स्क्वायर जैसा ही है। एट ए पॉइंट वेयर cos phi is +1 एंड मिनिमम रूट, अब देखो इसमें और इसमें एक बात को लेकर डिफरेंस आएगा। किस बात को लेकर डिफरेंस आएगा? साइन को। साइन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, यहाँ पे थर्ड टर्म है वो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस नेगेटिव जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, रूट I1 और I2 का एडिशन करे, उसका स्क्वायर करे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, रूट I1 माइनस रूट I2 करे, उसका डिफरेंस ले और उसका स्क्वायर करे तो मिनिमम इंटेंसिटी। यहाँ पे cos phi 1 बनता है, यहाँ पे cos phi -1 बनता है। तो यहाँ से वो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्लैरिटी अपने को होना चाहिए। एंड दिस सोर्सेस इन दिस केस आर कोहेरेंट सोर्सेस। अब मान लो cos का वैल्यू चेंज होता है, varies continuously with the time, assuming both the positive and negative value, then the average value of cos phi will be 0। ये हमने कहीं पढ़ा था यार, एवरेज वैल्यू ऑफ cos 0 होता है। कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा? एसी वाले में, अल्टरनेटिंग करंट। यस, cos की अलग अलग वैल्यू लेते जाइए। ओके, तो याद होगा 0 1 0 -1 0, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो आपको 0 दे देता ना। cos का एवरेज, cos स्क्वायर का एवरेज क्या होता है? 1/2। ओके, तो और वहां से हमने वो IRMS वैल्यू निकाले थी, याद हो तो। ओके, तो बस वहीं पे आपका पॉइंट खत्म होता है। सो द varies continuously with the time, assuming both the positive and negative values, the average value of cos phi that will be 0 over time interval of measurement. Then interference term average is to 0, and then that will be total intensity is equals to I1 plus I2. There will be general illuminations on observation screen, and to observe interference we need to have two sources with the same frequency and with a stable phase difference. Such a pair of sources are called coherent. And light is emitted, मतलब यहाँ पे dependency बताई जा रही है। Two independent sources cannot be coherent. Light is emitted by the individual atoms and not by the bulk of matter acting as a whole. मतलब अगर एक बल्ब के साथ दूसरा बल्ब लेंगे तो दोनों बल्ब लाइट देंगे, बट दैट इज नॉट वर्क एज ए सेम सोर्स। वो एक जैसे सेम सोर्स जैसा कभी काम नहीं कर सकता है। Even a tiniest source consists of millions of atoms, and emission of light by them take place independently. It is something like that कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि दो ट्विंस है, ऑफ कोर्स दो ट्विंस उसी को दो कहते हैं, तो दो उसी को ट्विंस कहते हैं। पर मान लो कि ट्विंस भाई बहन है, तो क्या उसमें ऐसा होगा कि एटलीस्ट दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा? ओके, वहां पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये आज आया और ये 2-3 दिन के बाद आया। ओके, दैट इज प्रैक्टिकली साइंटिफिकली ओके, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, फिर भी वहां पे ऐसा कह सकता है कि ये ट्विंस है, इससे शायद ये 2-4-5 मिनट बड़ा है, ये 2-4-5 मिनट छोटा है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो वही चीज वो यहाँ पे समझाते हैं
कि millions of atoms in the emission of light by them take place independently and millions atoms of a source cannot be emit waves in the same phase. Okay, तो अगर आप लाइट को बहुत छोटे टर्म में देखो तो वहाँ मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं और मिलियंस ऑफ एटम्स जो है वो कभी सेम फेज में नहीं हो सकते हैं. तो आज के लिए दोनों बहुत ही काम के क्वेश्चंस थे. तो यहाँ पे आपका जो होमवर्क है उसमें आपको क्लास वर्क है वो 3 बार लिखना है. 3 टाइम्स लिखिएगा इस पूरे क्लास वर्क को. और ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा कि आपको लिखना आपके लिए है, नहीं कि मेरे लिए. इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अब कौन सा टेस्ट आएगा और कब आएगा वो बता दीजिए आप. रे ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल्स. ओके, एंड दैट विल बी ऑन ट्यूसडे. क्लियर एवरीवन? तो मिलते हैं मंडे के लेक्चर में. टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड बाय.